आज शाम में दोहा में कतर में इसराइल ने हमला किया और वहाँ हमास की क़यादत मौजूद थी और हमास की क़यादत मौजूद थी। इसराइल और हमास के दरमियान में अमेरिका जो एक मुज़ाकराती अमल के ज़रिए एक एग्रीमेंट करवाने की, पीस टॉक करवाने की कोशिश कर रहा था। तो दोहा में अटैक के नतीजे में जो सीनियर लीडरशिप है हमास की, उसकी शहादत की इतलात हैं। एक साहब जो लीड कर रहे थे खलील अल हैया, उनके मुतल्लिक़ अभी मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन बाकी लोगों की शहादत के मुतल्लिक़ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें बड़े मारूफ उनकी एक शख्सियत है, खालिद मिशाल, उनका नाम भी शामिल है। अब इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत, तशवीशनाक और सख्त तरीन जितने अल्फाज इस्तेमाल कर सकें कोई हरकत हो ही नहीं सकती, बदमाशी वाली, गुंडागर्दी वाली, कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो पीस टॉक्स होस्ट कर रही है और आप ही का मसला हल करवाने के लिए अपने घर में बुला के आपको बिठाया हुआ है कि बातचीत करें ताकि किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, उसी के ऊपर हमला किया उन्होंने। और दीदा दिलेरी ये है कि उसके जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसके बाद उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट इसराइल की कार्रवाई थी, क्योंकि उससे पहले ये खबर चली थी कि अमेरिका के ताउन के साथ अटैक किया गया, फिर उसको उन्होंने शायद कवर अप करना था, तो कवर अप के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया कि ये एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इसराइल की ये कार्रवाई थी जिसके नतीजे में हमास की क़यादत के ऊपर हमला किया गया। अब इसके ऊपर अगर कतर में इतनी ताकत हो और दमखम हो और वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर हमला करके उसको मार दे और कहे कि इसने हमारे घर पे हमला किया था, हमने उसका बदला लिया, तो फिर दुनिया उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देगी। ये बदमाशी है, खुली बदमाशी है कि वो आपके पास बंदूक और हथियार हैं तो आप किसी भी अरब मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ें। इसके ऊपर मुसलमान मुल्कों को सोच के कुछ अपने बचाव के लिए तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी, नहीं तो एक के बाद एक इनके घरों के ऊपर हमले होते रहेंगे और सब की बारी आएगी। बचना है तो इनको आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, होश के नाखून लेने पड़ेंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा में एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर खान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और इसके अलावा जमील अहमद खान पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खालिद चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो हमला है ये इससे तो बड़ी गुंडागर्दी की कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमान मुल्कों में दमखम नाम की चीज़ कोई नहीं है। मज़म्मती बयानात से ज़्यादा ना कतर ने कुछ करना है ना कहीं और से कुछ होना है, तो ये ऐसी मार खाते रहेंगे एक के बाद एक। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और थोड़ा सा शायद साउंड में आपको हो, मैं मोटरवे पे हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, अगर कोई इंटरप्शन हो तो पहले से माजरत। देखिए, आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मार खाने वाली बात क्या है। मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, उनके पास यूरो फाइटर हैं, उनके पास F-15 EQ जहाज है जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है, जो शायद उन्होंने अमेरिका ने इसराइल को भी नहीं दिया, वो जहाज उनके पास है। यानी द बेस्ट पॉसिबल जो एयर फ्लीट हो सकता है दुनिया में, वो इस वक्त कतर के पास है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था आपकी बात के दौरान कि फिर वो क्या है, वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं या किसी नेशनल डे की परेड के लिए हैं, और इस हद तक डिसेप्शन कर देना उनका, या मैं कोई जज तो नहीं कर रहा, बट अगर कनाइमेंस से किया है तो उतना ही खतरनाक है, और अगर कनाइमेंस के बगैर किया है तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो सॉवरेनिटी तो अब कुछ रह ही नहीं गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ टर्न, कि किसकी बारी कब आनी है, और नीड बेस पर आते रहनी है, ऐसा लग रहा है। तो इसको उसी एंगल से देखना पड़ेगा कि अब सेल्फ डिफेंस का तो कोई एलिमेंट रह ही नहीं गया। अब प्रॉब्लली यही है कि जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन सब कुछ इजराइल खुद बन गया हुआ है। पहले उसने एक्सटेंड किया सिर्फ मिडल ईस्ट के, सिर्फ पैलेस्टीनियन एरियाज पर, बाद में आपने देखा लेबनान एक्सटेंड किया, फिर उसने सीरिया एक्सटेंड किया। तो अब बाय चॉइस वो मुल्कों को एक्सटेंड करता जा रहा है और मैसेज देता जा रहा है। और ये देखिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी है एक मुल्क की, लेकिन जब आपकी एयरफोर्स इस काबिल ना हो, फिर मैं पाक फिजाइया से रिलेट कर रहा था, और मुझे और ज्यादा हैरत हुई कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत जबरदस्त माइट के साथ आया, लेकिन तौफीक भी अल्लाह ने दी, जुर्रत भी दी, बहादुरी भी दी, और कैपेबिलिटी भी दी कि हमने अपना रिजॉल्व दिखाया। तो ये स्ट्रेंज है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने कहा इट्स अ मैटर ऑफ टर्न के किसकी बारी कब आनी है। जी खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। खुर्रम साहब, बहुत तशवीशनाक मामला है ये, और मुसलमान मुल्कों की हालत देख के तो बहुत दिल में तकलीफ़ होती है कि हम सिर्फ इस काम के लिए रह गए हैं कि कोई भी जहाज़ आए और मार के चले जाए। पूरी अरब दुनिया गज़ा में 80,000 50,000 कितने मुसलमान शहीद करवा लिए, और बैठ के हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। कि मलिक साहब, मैं पाकिस्तानी होने के नाते जब भी ऐसी खबर आती है तो उन तमाम पाकिस्तानी लीडरों का और ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल में, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कदीर खान, डॉक्टर सलाम,
नवाज शरीफ जिन्होंने हमला उस दिन जो है धमाके किए। ये अच्छा है कि आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लिया, क्योंकि आजकल उनका नाम लेने से भी गुरेज किया। नहीं लेना चाहिए। प्रोफेसर अब्दुल सलाम भी इसमें शामिल थे उसके आगाज़ में, क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंट है, जिनके पास नहीं है या जिन्होंने ख़त्म किया, वो लिस्ट बड़ी भयानक है ना जी। वो है यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर डिटरेंट ख़त्म किया, ईरान ने अपना जो है वो एक डील करने की कोशिश की कि जी हम कम कर लेते हैं, लीबिया ने कहा हम छोड़ देते हैं, हम लीबिया ने हमें नुकसान भी पहुंचाया इस मामले में। आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। तो पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले इस न्यूक्लियर डिटरेंट की वजह से कोई भी मुल्क 1000 दफ़ा सोचेगा। दूसरा जो इशू है, हमें अब मुस्लिम उम्मा का जब हम नाम लेते हैं तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और हमें बदबहसियत कौम, इसको भी रिवाइज और रिव्यू करना है, क्योंकि हमारी दिली जो हैं कल्चरल इश्यूज़, हमारे मजहबी और दीनी दिल जो है उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन हमें अभी जब बुनियानुल मरसूस हुआ तो हमें भी गौर करना है कि कौन से ममालिक जो थे वो हमारे साथ खड़े हुए और कौन से खड़े नहीं हुए। क्योंकि कतर के ऊपर जो हमला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं दोहराना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी है। लेकिन इसराइल की गुंडागर्दी मगरबी दुनिया की मसालिहत के साथ है। वो अपीज़ कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा वो एनेबलर्स हैं, काबिल, उसको ये काबिल करने वाले हैं, फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस। और इसमें सबक ये है कि जो रोल मगरबी ताकतें मशरक़ वस्ता में इसराइल से एक्सपेक्ट कर रही हैं, 25 साल पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को ये कहा था कि इस खित्ते में भी तुम मेरे नेट से थानेदारी तुम्हारे पास होगी। वहाँ अब वक्त के साथ अमेरिका में जो एक सेंस थी कि हमने दुनिया को साथ लेकर चलना है, वो वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक हो गया। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो ऑर्डर था, वो चाहे तजारत में था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में था, वो नेटो में था, वो हर जगह वो ब्रेकअप हो रहा है। और उस ब्रेकअप में इसराइल अब अपने इस तरह के हमले करके जाहिर कर रहा है कि भी मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैं अपने जो हैं वो जो हमारे जो उस बकौल उसके दुश्मन है, सीरिया, यमन, जॉर्डन, हाँ, वो सीरिया पे भी उन्होंने इस हफ्ते अटैक किया है। तो लिहाजा यहाँ अब चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दुनिया में लोगों को रोक सके, मुल्कों को, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट अल्लाह ताला हमें महफूज रखना है, हमें वो उसको कायम रखना है, अपनी ताकत को कायम रखना है। और ये जो पूरा सिस्टम था, मेरे जैसे लोग भी ये किताबें पढ़ते थे और समझते थे कि मगरब ने एक बहुत अच्छा असूलों पर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर, अब हम दोबारा वर्ल्ड वॉर 1 यानी 100 साल पहले की जो दुनिया थी ना, हम दोबारा उसमें जा रहे हैं, जिसमें अब फ्री फॉर ऑल है, और इसराइल जैसा जो गुंडा मुल्क है वो अपने मकासद के लिए काम कर रहा है। और पाकिस्तान को जमील साहब से सिक्योरिटी है अपनी, उस पर हमें दोबारा गौर करना है आने वाले सालों में। जमील साहब, ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है सर, ये बहुत ही इस वक्त तशवीशनाक है, और इसराइल जिसके ऊपर चाह रहा है एट विल अटैक कर रहा है। और ये ग्लोबल कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन किसी असूल ज़ाब्ते के तहत किसी सॉवरेन नेशन के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। सीरिया के ऊपर तबाही हुई, लेबनान के ऊपर तबाही हुई, जॉर्डन के ऊपर, इलाकों के ऊपर उसने जिस पे गासबाना कब्जा करना चाहा वो घुस बैठता है, उसके अंदर रोकता भी कोई नहीं उसको। यमन, उसका हाल कोई नहीं छोड़ा। और अब कतर जहाँ पीस टॉक्स हो रही थी, उसी के ऊपर अटैक। तो क्या इसका हल कोई है, या ये बारी बारी इसी तरीके से एक के बाद एक फॉल होते रहेंगे? जी हाँ, इसका हल भी है, लेकिन क्या हिम्मत है ये देखना पड़ेगा। लेकिन पहली तो बात ये कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। सवाल ये है कि ये मैं कई मरतबा कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, गालिबन आपके प्रोग्राम में भी, कि 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न। तो ये सिलसिला इजराइल का सिलसिला चल रहा है। और इजराइल क्या है, कौन है, क्या कर रहा है? इजराइल इज US एंड US इजराइल। इजराइल इज अमेरिका, अमेरिका इजराइल। मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लीडर कह चुके हैं।
एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुके हैं। तो लिहाजा अगर आज वो बहरी बेड़े हटा लिए जाएँ जो गिरदो नवा में इस वक्त मौजूद हैं, मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में, अगर हटा लिए जाएँ तो इजराइल तो गुब्बारे में जिस तरह हवा निकलती है उस तरह इजराइल की हवा निकल जाएगी। दूसरी बात यह है कि मगरबी दुनिया हो जिसमें कि पब्लिक अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो बड़ी तंदो तेज़ तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बातें की हैं। लोग समुंदर की तरह वहाँ लोग निकलते रहे हैं, गौल की तरह लोग निकलते रहे हैं, ह्यूमन राइट की पासदारी के लिए नारे लगाते रहे हैं और वहाँ के लोग वो अपने दर्द दिल दिखाने हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलते रहे। मगरबी दुनिया जहाँ तक सवाल, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हुआ? असर इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ की हुकूमतें जो कि एक इन्फ्लुएंस में हैं जिसको इजरायली लॉबी कहते हैं। और अगेन आई वुड से कि जॉन मीर शायमीर की एक किताब है इजरायली लॉबी, उसको अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। और वो इस तरह समझ में आ जाती हैं कि ये लॉबी जो कि यूएस में भी उसने इतने ज़्यादा ताने बाने बुने हुए हैं, इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा हुआ है यूएस में कि वहाँ की तमाम पॉलिसी चाहे वो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में अमेरिका के हो या ना हो, लेकिन इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट में उसका होना ज़रूरी है। इसलिए ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है। और ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है? ये 1897 की बात है कि जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ चंद नकात पे उस वक्त फैसला किया गया उस वक्त के लोगों ने कि ये हम एक अपना वतन बनाएंगे, जो कि बन गया 1948 में। उसके बाद हम ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जिसका नक्शा खुद नेतन्याहू पेश कर चुके हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये उसका एक तसलसल है। अब रहा सवाल कि कहाँ गया वो इंटरनेशनल कानून, कहाँ गए वो यूएन चार्टर, कहाँ गए यूएन चार्टर का वो जो आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 है कि किसी सॉवरेन कंट्री की सॉवरेनिटी को आप उसको नहीं गज़न पहुंचा सकते। कहाँ गया वो आर्टिकल 51 जहां की हक है उस मुल्क को, जैसे कतर की भी बात हो रही थी चंद लम्हे पहले कि उनके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार और औजार और वो जहाज़ है, लेकिन कहाँ गई वो बातें? तो बात दरअसल, और कहाँ गए वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक चैप्टर 8 के मुताबिक फॉर्म किए गए, जिसमें OIC सर फहरिस्त है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसमें नेटो है, जिसमें बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तक़वियत से बनाए गए हैं, जिनके कि चैप्टर 8 के तहत। और वो तमाम के तमाम जितनी भी तक़वियत इनको पहुंच रही है, इन्होंने क्या किया? OIC के अपने आर्टिकल चार्टर में दिया हुआ है, चार्टर 8 में और 9 में, कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कतर में जैसे आज हुआ, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाएं और कलेक्टिव एक्शन दें। हमने 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाए OIC के, और वो गाज़ा के हवाले से, वो फ़लस्तीन के हवाले से, और वहाँ सिर्फ हमने कंडमनेशन दर कंडमनेशन और उसके ऊपर फिर कंडमनेशन करने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली। कर क्या सकते थे? आपके नाजरीन जानना चाहेंगे। कर ये सकते थे कि 2 बातें कर सकते थे। एक तो कलेक्टिव तौर पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाते, ठीक है, वीटो हो जाता, कुछ कंट्रीज़ उसको, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और कंट्रीज़ को वीटो कर सकता था इजराइल के हक़ में, लेकिन जाना चाहिए था। और दूसरा जनरल असेंबली में जाना चाहिए था, लेकिन कोई रेजोल्यूशन लेके नहीं गया। उसका एक तरीकाकार है, अगर कोई ब्लॉक 57 कंट्रीज़ का। जी